So, hello friends, myself Hitesh Prajapati. I am the owner and founder of a Diamond Tutorials. ठीक है. So जो आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बीके पढ़ाने वाला हूँ. बीके का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो ये चैप्टर में मैं आपको छोटे छोटे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके समराइज करके बताने वाला हूँ. ठीक है. आपको जिससे पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक रन करने में बहुत टाइम जाता है और उनको बोर भी फील होता है. सो मैंने क्या सोचा है, मैं आपको जो पॉइंट्स है, जो मेन हेड पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए समझने के लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. सो देखते हैं अभी सबसे पहले सवाल उठता है बीके यानी बुक कीपिंग होता क्या है. सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक. जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन, छोटे से बड़ा ट्रांजेक्शन को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बीके बोलते हैं. ठीक है. अब ट्रांजेक्शन होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई शॉप पे जाता हूँ, कुछ सामान खरीदता हूँ, मैंने उसको पैसे दिए, बदले में मेरे को सामान रिसीव हुआ. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ है ना. सो वो जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, अपने बीके में, अपने अकाउंट्स की बुक में, अपने खाते में उसको रिकॉर्ड करेगा कि आज हितेश आए थे, उन्होंने ये सामान खरीदी करके लेकर गए, या उधार पे लेकर गए, या फिर डायरेक्ट कैश टू कैश उन्होंने परचेज किया. ठीक है. ये हो गया ट्रांजैक्शन. सो मैंने आपको बीके का एग्जाम्पल बताया. रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड अ बीके. नेक्स्ट है अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी ही एक ऐसा वर्ड है जो बीके का ही एक पार्ट है, जहां पे हम हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे डेटा है, उसको एनालाइज करते हैं, बाद में समराइज करते हैं. समराइज करने के बाद उसको एक सीक्वेंस में हम लोग अकाउंट्स बनाकर लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स. ठीक है. इसके बारे में डिटेल में हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे ग्रो होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को. ठीक है. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसा कि ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, अकाउंटिंग ईयर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, असेट एंड लाइबिलिटी. ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. ठीक है. सो अभी मैं एक एक पार्ट्स को क्या करता हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपका सारा जो डाउट है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ठीक है. देखो, रट्टा मारने से क्या होता है, आज आप रट्टा मारोगे, बुक को रीड करोगे, कल भूल जाओगे. इसके लिए हमको क्या लगता है, एग्जाम्पल लगते हैं, एक्सप्लेनेशन लगता है. उस एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को देख के आज मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा. ठीक है. सो यहाँ पे पहला आता है, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं शॉप में गया, मैंने वहाँ पे कुछ सामान खरीदा, वहाँ पे लेन देन हुआ, एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ, इसको क्या बोला गया, ट्रांजैक्शन बोला गया. ठीक है. अभी ट्रांजैक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है. यहाँ पे पहला आता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मॉनेटरी मीन्स कैश, याद रखना. मॉनेटरी में आता है पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ये है मॉनेटरी के पार्ट. सेकेंड है नॉन मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी में आता है, एक ही आता है उसमें, जो है बार्टर ट्रांजैक्शन. ठीक है. अभी इसके पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से. जैसे मैंने बोला मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पहला इसमें है कैश ट्रांजैक्शन. मैं शॉप पे जाता हूँ, कैश में कोई सामान को खरीदता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं. वहां पे कैश से लेन देन हुआ, मैंने डायरेक्ट गया, वहां पे कैश देके मैंने कोई सामान को परचेज किया, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं राशन वाले के पास गया. ओके. देन मैंने वहां से कुछ राशन परचेज किए. अब मैं राशन वाले को क्या बोलता हूँ, अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, कुछ एक दो दिन बाद मैं आपको इसको पे कर दूंगा. मैंने क्या किया, उधार पे मांग रहा हूँ मैं उनसे. किस पे, उधार पे मांग रहा हूँ. तो उधार को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं. दो तीन दिन बाद मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा उसको, वो क्या बन जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगा. ठीक है. तो मैंने कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको एक्सप्लेन किया हिंदी में. मैं सोचता हूँ कि मैं सारा मेरा वीडियो से ना थोड़ा हिंदी में ही बनाऊँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को क्या हो, अच्छे से वो एक्सप्लेन मिले. ठीक है. बाकी इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. बट हिंदी में ज्यादा करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से शायद समझेगा. ठीक है. नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनेटरी में आता है बार्टर सिस्टम. ठीक है. अभी आपको पता होगा, बार्टर सिस्टम में पुराने समय में, इन ओल्डन डेज क्या होता था कि जो पब्लिक होते थे उनके बीच में कैश इन्वॉल्व नहीं था. मनी, करेंसी, जिसको आज हम एक्सचेंज करते हैं, 10 रुपीज का नोट होने दो, 500 का नोट होने दो, 2000 का नोट होने दो, आज जो हम मार्केट में एक्सचेंज करते हैं वो पहले नहीं थे.
1 रुपए के भी कॉइन नहीं थे, ना 4 आना थे, ना पैसे थे। तो लोग वहां पे उनके जरूरतों को पूरा कैसे करते थे? वो लोग क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। सामान के बदले सामान को लेना बार्टर सिस्टम कहलाता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बार्टर सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल मुझे चावल चाहिए, ओके, सामने वाले को शक्कर चाहिए, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, उसको क्या दूंगा? चावल दूंगा, बदले में वो मेरे को क्या देगा? शक्कर देगा। ये स्थिति क्या कहलाएगा? बार्टर सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसको हमने क्या नाम दिया है? बार्टर सिस्टम नाम दिया है, ठीक है। याद रखना ये बार्टर सिस्टम होता क्या है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? कैपिटल मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ओनर अपना जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है, वो बिजनेस में अपने कैश को डालता है। वो कैश से कोई सामान खरीदेगा एक्स्ट्रा। मैं आपको बताता हूँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं वो मनी। अ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड अ कैपिटल। अब वो कैपिटल मनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर ट्यूशन क्लासेस ओपन करना है, बिना कैश के तो मैं ओपन नहीं कर सकता। कुछ कैपिटल लगेगा, स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ मनी लगेंगे जिसको मैं अपने बिजनेस में डाल के मेरे बिजनेस को क्या करूंगा? ग्रो अप करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को क्लासेस ओपन करना है, मेरे को फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, है ना। स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स खरीदने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फर्नीचर ओनली। नेक्स्ट लाइटिंग करवाना पड़ेगा, फैन खरीदना पड़ेगा, एसी खरीदना पड़ेगा, है ना। मुझे रेंट पे रूम लेना पड़ेगा एक, है ना। लाइट वगैरह होगा वहां पे, ठीक है। जो भी ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो स्टार्टिंग में मैं बिजनेस में डालता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये था कैपिटल का मीनिंग। अ मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज अ कैपिटल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉइंग क्या होता है। सो ड्रॉइंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस चालू है, ठीक है। बिजनेस भाई अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस। अभी बिजनेस से मेरे सन का मेरे को फीस भरना है। सन मीन्स मेरा बेटा, मेरे बेटे का मेरे को क्या भरना है? स्कूल का फीस भरना है। तो मैं मेरे बिजनेस में से फॉर एग्जांपल 5000 फॉर एग्जांपल फीस भरना है। अगर 5000 को निकाल के उसका स्कूल का फीस भरता हूँ, वो क्या था? मेरा पर्सनल यूज था, मेरे लाइफ का, मेरे सन के लाइफ का पर्सनल यूज के लिए वो मनी था। सो वो मनी मैंने क्या किया? उसके स्कूल में दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। समझ में आया? अ मनी विच इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज इज नोन एज अ ड्रॉइंग, ठीक है। चाहे मैं कुछ भी खरीदूं, मेरे पर्सनल सामान के लिए मोबाइल फोन खरीदूं या घर का राशन खरीदूं या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो मैं मेरे बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता हूं, वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग कहलाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डेटर और क्रेडिटर होता क्या है। ये दोनों बीच में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बीच में। सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में परफेक्टली व्हाट इज द डेटर एंड व्हाट इज द क्रेडिटर, ठीक है। सो डेटर मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेना है घर, ओके। अभी घर लेने के लिए मुझे अगर बैंक से लोन लेना है, मेरे को वो लोन को वापस बैंक को रीपे करना पड़ेगा। सो मैं उसका क्या कहलाऊंगा? डेटर कहलाऊंगा। और जो बैंक है उसने अपने बिजनेस में से मुझे पैसा दिया है, उसको जो पैसा रिसीव होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। अभी मैं इसको इंग्लिश में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो डेटर अ पर्सन हु हैज टू पे द बिजनेस for getting goods and service on credit is known as a debtor. And if I talk about a creditor, a person to whom business has to pay the person for getting goods and service on credit is known as a creditor. So ये दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अभी देखते हैं बैड डेट क्या होता है। बैड डेट, डेट मतलब होता है कर्जा। मैंने अगर किसी को कोई कर्जा दिया है, वो होता है डेट। अभी बैड इसके आगे जब लग जाता है तो होता क्या है? सो बैड डेट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको 10,000 रुपीज़ 2 मंथ के लिए मैंने उसको क्रेडिट पे दिया, उधारी पे उसको दिया है 10,000 रुपीज़। वो मेरे को बोल रहा है मैं आपको 2 मंथ के बाद वापस उसको रिपे कर दूंगा। बट जैसे ही 2 मंथ गुजर जाते हैं, मैं क्या देखता हूँ, मैं अगर उसको कॉल करूँ वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, मैं उसको अगर टेक्स्ट मैसेज करूँ वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। सो मैं क्या समझूंगा? वो पैसा मेरे को वापस नहीं करेगा शायद से, ठीक है। अभी वो पैसा मेरे को वापस नहीं करेगा, सो अभी वो मेरा नुकसान है शायद 10,000 रुपीज़, तो वो अमाउंट मेरा बैड डेट कहलाएगा। मतलब अ मनी विच इज़ नॉट रिकवरेबल इज नोन एज अ बैड डेट। वो पैसा मेरे को वापस नहीं मिलेगा तो वो मुझे क्या कहलाएगा? बैड डेट कहलाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ बैड डेट।
नेक्स्ट है, अभी देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी दोनों में डिफरेंस देखते हैं होता क्या है। अभी कैपिटल, मैंने आपको कैपिटल का मीनिंग बताया था, ठीक है। सो अभी जो कैपिटल मतलब मैंने बिजनेस में पैसा डाला है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल, ठीक है। अभी कैपिटल में जो मैंने पैसा डाला है, मैंने कैपिटल में वो पैसे से मैंने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई चीज़ का उत्पादन करती है, मैंने बड़े बड़े मशीनरी खरीदे हैं, वो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, 10 साल 5 साल तो चलेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब उससे कोई चीज़ का उत्पादन होगा, दैट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी एक्सपेंडिचर के आगे रेवेन्यू लगता है, मतलब हमारे रोज के या फिर मंथली बेसिस के छोटे मोटे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट का बिल आ गया, लाइट का बिल क्या है, मेरा खर्चा है, वो मेरे को पे करना है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सैलरी पे करना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे कंपनी में अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरे कंपनी में कुछ लेबर काम कर रहे हैं, तो उन लेबर्स को मैं क्या पे करूंगा, वेजेस पे करूंगा। क्या पे करूंगा, वेजेस पे करूंगा, दैट इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। अभी आप लोग को तो डिस्काउंट पाने का बहुत शौक होता है, ऑफकोर्स आप लोग नहीं, मेरे को भी डिस्काउंट का बहुत शौक है, डिस्काउंट मांगने का। अभी यहाँ पे डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अभी ट्रेड डिस्काउंट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी शूज़ बनाती है, ठीक है। शूज़ के लिए मुझे क्या लगेगा, लेदर लगेगा, थ्रेड लगेंगे, है ना, और एक्स्ट्रा मटेरियल्स वगैरह लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई जगह से ये सब लेदर वगैरह खरीद रहा हूँ इन अ ह्यूज क्वांटिटी। ह्यूज क्वांटिटी मतलब बड़े पैमाने पे कोई प्रोडक्ट को परचेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अगर डिस्काउंट मांगता हूँ, वहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल क्या है मेरा, शूज़ बनाने के लिए लेदर है, थ्रेड है जो कि धागा है, और बाकी जो भी मटेरियल मैंने खरीदा है वो मेरा क्या है, रॉ मटेरियल है। अभी फॉर एग्जांपल 10,000 उसका बिल बना है, मैं अभी 10,000 के ऊपर उसको डिस्काउंट मांगूँ, फॉर एग्जांपल 1,000 का डिस्काउंट मांग रहा हूँ, अगर उसको 1,000 का डिस्काउंट मीन्स 10% का डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट मांग रहा हूँ, तो वो 1,000 क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट तो हम नॉर्मली शॉप पे मांगते हैं जब हम बार्गेनिंग करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लोथ खरीद रहा हूँ, 500 का क्लोथ है, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है भैया जी थोड़ा 400 रुपये का दे दो, 100 रुपया थोड़ा कम कर दो, है ना। तो वो 100 रुपया कम करता है, वो 100 रुपया क्या है, मेरा कैश डिस्काउंट है, ऑन द स्पॉट मुझे डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे कैश पे, सो दैट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का मतलब होता क्या है। पहला है सॉल्वेंट। अभी एक बिजनेस ओनर है, जब उसके पास जब एसेट ज़्यादा होता है, लाइबिलिटी कम होता है, ओके, एसेट ज़्यादा होता है, लाइबिलिटी कम होता है, वो कहलाता है सॉल्वेंट। और वाया इफ आई टॉक अबाउट इनसॉल्वेंट, जब किसी पर्सन के पास, बिजनेस ओनर के पास लाइबिलिटी ज़्यादा होता है और एसेट कम होता है, वो कहलाता है इनसॉल्वेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, एसेट होता क्या है, लाइबिलिटी होता क्या है। एसेट मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास अगर मेरा खुद का रूम है, मेरे पास मेरे लाइट्स हैं, मेरे फैन है, मेरा इवन माय पर्सनल मोबाइल फोन इज माय एसेट ओनली, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट लाइबिलिटी होता क्या है, लाइबिलिटी मतलब मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करते समय, मैंने जैसे कि आपको बताया कैपिटल में मैंने कुछ पैसे कर्जे पे उठाए हैं, ब्याज पे उठाया है, या बैंक से लोन लिया है बिजनेस स्टार्ट करने पे, मेरे को उसको वापस रीपे करना है, मतलब देना है पैसा, वो बिजनेस में से बाद में पैसा जाएगा, वो मेरा क्या है, लाइबिलिटी कहलाएगा। समझ में आया। सो सॉल्वेंट मतलब जब एक इंसान के पास एसेट ज्यादा होता है, लाइबिलिटी कम होता है, दैट इज अ सॉल्वेंट। वाई इफ आई टॉक अबाउट इनसॉल्वेंट, जब भी लाइबिलिटी ज्यादा होता है, एसेट कम होता है, वो कहलाता है इनसॉल्वेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग ईयर देखते हैं। हमारा अकाउंट्स में जो भी हर एक बिजनेस का रूल होता है, उनका एक सिस्टम होता है अकाउंटिंग ईयर करके, ठीक है। वो लोग अपना एक ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, हर ईयर एंडिंग के टाइम पे वो लोग अपना सारा रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सब कुछ एनालाइज करते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उनके पास एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितने हैं, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, वो एक साल के एंड में उसको वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर एंड होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सो 1 अप्रैल
कोई भी ईयर होगा, मैं आपको डेट बताता हूँ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में ये है अकाउंटिंग पीरियड। याद रखना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का पीरियड होता है अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। याद रखना, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं गुडविल होता क्या है। हमको मालूम है ये, हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल करेंगे, सामने वाला बंदा उसको खरीदेगा, है ना। सो मैं क्या बनाऊंगा, मेरा उसके सामने गुडविल क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? गुडविल। गुडविल मतलब होता है मेरा नेम, मेरा फेम, मेरा रेपुटेशन बिजनेस का, ये मेरा क्या कहलाएगा? गुडविल। गुडविल भी हमारे बिजनेस का असेट होता है, बट ये एक इनटेंजिबल असेट है। क्या है? इनटेंजिबल असेट है, ये दिखता नहीं है बट इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको गुडविल का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल में मैं बाटा का एक शोरूम लेता हूँ और एक नॉर्मल कोई शॉप लेता हूँ। अगर आपको कोई अच्छा क्वालिटी का शूज़ खरीदना है, सो मैं अगर आपको बाटा बोलूँ या नॉर्मल शॉप बोलूँ, आप क्या प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स जाहिर सी बात है आप बाटा ही प्रेफर करोगे, बिकॉज उसका आपने नाम सुना है, उसका मार्केट में अच्छा खासा नाम है, रेपुटेशन है, उसकी क्वालिटी अच्छा है ना। सो आप ऑब्वियस सी बात है आप लोग बाटा का शोरूम में ही जाओगे, ठीक है। सो ये था एग्जाम्पल, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। सो पहले प्रॉफिट जानते हैं, फिर लॉस को जानते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स व्हेन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको पहले, फिर हम उसका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाने में मेरे को 50,000 का खर्चा लग रहा है। कितने हज़ार का? 50,000 का, ओके। अब मैं उसको मार्केट में 70,000 का अगर बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? ऑफकोर्स ये बात है 20,000 का मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज नोन एज प्रॉफिट। समझ में आया प्रॉफिट का मतलब? नेक्स्ट अभी देखते हैं लॉस होता क्या है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 50,000 का। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में 50,000 का सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। 50,000 का सामान को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसको बनाने में मेरे को अगर 70,000 का कॉस्टिंग आया है तो ऑफकोर्स मेरा 20,000 जो है लॉस है ना। ये क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। सो इसका मीनिंग क्या है? व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस इज नोन एज अ लॉस। याद रखना, ठीक है। ये था प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट अभी देखते हैं इनकम क्या होता है। इनकम ऑफकोर्स मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बिजनेस मेरे को कमा के जो पैसा मेरे को देगा, या प्रॉफिट में देगा या फिर मेरे को बिजनेस से जो भी अर्निंग आएगा वो क्या कहलाएगा? मेरा इनकम कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इनकम का मीनिंग बताया। अभी देखते हैं असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। प्रायरली मैंने आपको पहले बता दिया एसेट और लायबिलिटी होता क्या है। अभी मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। पहला एसेट को लेते हैं। याद रखना असेट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है फिक्स, दूसरा है करंट असेट। फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट मीन्स कोई भी असेट जब 1 साल से ज़्यादा चलती है उसको हम लोग फिक्स असेट बोलते हैं। करंट असेट मीन्स लेस देन 1 ईयर, जब भी हम कोई भी असेट को 1 साल से कम चलाते हैं उसको हम बोलते हैं करंट असेट। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं फिक्स असेट का एग्जांपल देता हूँ। फिक्स असेट मतलब खुद की प्रॉपर्टी। बिजनेस चालू करते समय मैंने मेरे बिजनेस में कोई मशीनरी लगाया है। मशीन क्या है? 1 साल के अंदर खराब होता है क्या? नहीं, ऑफकोर्स 5 साल 3 साल से ज़्यादा ही चलते हैं मशीन्स वगैरह, है ना। सो वो मेरा क्या है? फिक्स असेट कहलाएगा। अभी करंट असेट देखते हैं। करंट असेट, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैश। मेरे पास कैश इन हैंड है, मेरे पास लिक्विड कैश है। लिक्विड कैश है, आज है कल नहीं है, खर्चा हो जाएगा वो कोई भी चीज़ के लिए, बट मेरा असेट ही है ना, वो 1 साल से कम चलेगा। सो मेरा क्या कहलाएगा? करंट असेट कहलाएगा, ठीक है। सो याद रखना फिक्स असेट एंड करंट असेट। अभी देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी भी सेम असेट के जैसे 2 टाइप में है। पहला है फिक्स लायबिलिटी, सेकेंड है करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी मीन्स सेम 1 साल से ज़्यादा वाले लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स मतलब सेम 1 साल से कम वाले लायबिलिटी, ठीक है। अभी मैं फिक्स लायबिलिटी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिए, ओके, बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने फॉर एग्जांपल 5 लाख के लोन लिए। अब 1 साल में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीपे इट टू द बैंक, है ना। 5 लाख रुपीज़ तो 1 साल से ज़्यादा लगेगा उसको, है ना। सो मिनिमम टू मिनिमम मेरे को 2 या 3 साल लगेगा पे करने के लिए। सो ये 1 साल से ज़्यादा है, सो ये मेरा क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी कहलाएगा।
नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने छोटे मोटे कर्जदारों से कुछ 20,000 रुपीज़ उठा लिए या 10,000 रुपीज़ उठा लिए, वो मेरे को 1 साल के अंदर रीपे करना पड़ेगा। या फिर मेरे कोई बिल्स पेबल है ना, लाइट बिल है या कोई मतलब मार्केट से मैंने कोई सामान लिया उसके कोई बिल है ना, सो वो बिल क्या है 1 साल के अंदर मेरे को कुछ ही महीनों में पे करना पड़ता है, वो मेरा क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। सो आई थिंक सो मैंने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई बचा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आज का वीडियो बस इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।